हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, आंदोलन देखने को मिले हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे होंगे। होम रूल मूवमेंट हो गया, चंपारण, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट की बात करेंगे और एक ही वीडियो में आपको एक सीरीज़ वाइज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड? तो ये जो आंदोलन था शुरू हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डिटेल्स की बात करते हैं तो 1905 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायसराय कर्जन। कौन था उस समय? वायसराय कर्जन था, जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था या उसे अनाउंस किया था, और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। कहाँ से शुरू हुआ? टाउन हॉल ऑफ कोलकाता ऑन 7 अगस्त 1905। इसका पर्पस क्या था? टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। और इसी कारण से हर साल हम अभी मनाते हैं 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे। ठीक है, क्योंकि बहिष्कार करना शुरू किया गया था और भारतीय स्वदेशी सामानों को इस्तेमाल करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। 1916 1916 में शुरू हुआ था होम रूल लीग आंदोलन, और ये जो है प्रेरित था आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया में, स्टार्ट हुआ था 1916 में बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। ये दोनों ने शुरू किया था, दोनों की लीग अलग थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। Annie Besant, she was the first lady, first woman to preside the session of Indian National Congress. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी ये। और अगर बात करें पर्पस क्या था होम रूल लीग आंदोलन का, तो इसका पर्पस था वाज टू लेड द नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। होम रूल मतलब खुद का शासन, भारत का शासन, इसके बारे में बात करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आंदोलनों में सक्रिय नहीं था। इसका पर्पस क्या था? रचनात्मक कार्यों पर जोर देना। ठीक है, और लोगों को कनेक्ट करना आपस में उनके ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह अच्छे से आप लोगों को याद होगा ही, ये 1917 में हुआ था, और ये पहला आंदोलन, पहला कार्यक्रम था जो गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। कब शुरू हुआ? डेट भी याद रख सकते हैं, 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। और ये पहली बार था जब गांधी जी ने किसी सत्याग्रह को, किसी आंदोलन को लीड किया था। ये जो है इंडिगो मूवमेंट था, नील आंदोलन के रूप में इसको देखते हैं, अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन फ्रॉम चंपारण इन बिहार। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है, और वहाँ पर एक प्रथा चलती थी नील की खेती के लिए, 3 कठिया प्रणाली। आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से। तो इसी की वजह से जितने भी किसान थे वो परेशान थे बहुत ज़्यादा, और उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो चंपारण से गए गांधी जी से मिलने, और उन्होंने ही आमंत्रित किया कि किसानों की बात सुने, उनकी समस्या को सुलझाने का कुछ प्रयास करें। और गांधी जी फिर चंपारण गए, और वहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह का आयोजन हुआ, शुरू हुआ 10 अप्रैल 1917 को। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 का ये घटना है। रॉलेट एक्ट जो है ये फोर्स में आया था मार्च 1919 में। इसे ब्लैक लॉ कहकर पुकारा गया, काला कानून कहा गया, क्योंकि इस कानून के ज़रिए, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, और इसके ज़रिए किसी भी पर्सन को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, और उसके लिए कोई भी कारण देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कितने भी टाइम तक जेल में बंद रख सकती है, तो इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। और इसके अलावा इसे कहा गया द लॉ ऑफ नाइदर लॉयर नॉर अपील नॉर आर्ग्यूमेंट। न वकील, ना अपील और ना दलील का एक कानून इसे कहा गया था। तो ये हुआ था 1919 में, मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये जो हत्याकांड है, ये मैसेकर है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और डिटेल की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे, हमने पीछे देखा, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू हो चुका था, और इसीलिए
उस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेज़ों ने धारा 144 लगाई हुई थी और किसी को भी परमिशन नहीं थी बेसिकली कि वो ग्रुप में इकट्ठे हों, एक साथ इकट्ठे हों और हथियारों के साथ या फिर कुछ भाषण वगैरह करें। लेकिन क्या हुआ, बैसाखी का दिन था, अमृतसर के एक पार्क में, एक ग्राउंड में सभी लोग इकट्ठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहीं पर जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुए। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट के तौर पर महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो उन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था वो उन्होंने वापस कर दिया था, छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? खिलाफत मूवमेंट ये शुरू हुआ था 1919 में। अब बात करते हैं डिटेल की। तो खिलाफत मूवमेंट जो है, देखिए 1919 में ये मूवमेंट शुरू हुआ और 1920 में हमारा हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को एक साथ करके हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इन दोनों ही मूवमेंट को उन्होंने सामने रखा था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? देखिए ये पहले शुरू हो गया था, है ना। असहयोग कब हुआ? 1920 में। तो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, पहली बात तो किसने शुरू किया? तो ये थे अली ब्रदर्स, जिनका नाम क्या है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों को अली ब्रदर्स कहा जाता है। तो इन दोनों के द्वारा ही ये शुरू हुआ था। अभी शुरू क्यों हुआ, थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। 1914 से 18 ये टाइम पीरियड अगर आप सुनते हैं तो मन में क्या आता है सबसे पहले? इस टाइम पर क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सारी कंट्रीज़ थी। दूसरे वाला जो ग्रुप था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ये कंट्रीज़ थी। अब यहाँ पर टर्की इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम तुर्की हिंदी में बोलते हैं। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि टर्की में क्या था, ये जो कंट्रीज़ थी ना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की शामिल थे, ये वाला जो ग्रुप है वो हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब इसके ज़रिए क्या हुआ, अब जो जीतने वाली पार्टी होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ संधि करती है हारने वाली पार्टी के साथ और उसके कुछ अधिकारों को, कुछ स्वतंत्रता को, कुछ चीज़ों को छीन लेती है। यही होता है इतिहास में, इतिहास से लेकर अभी तक। ठीक है, तो हम देखते हैं बहुत फेमस एक संधि थी, वर्साई की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये जो ट्रीटी थी जर्मनी के साथ की गई थी, जिसके ज़रिए फिर हिटलर का जन्म हुआ। बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी वो जर्मनी के लिए, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन वहीं एक और संधि की गई थी टर्की के साथ में। टर्की के साथ जो संधि की गई थी उसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ सेव्र, सेव्र की संधि उसको बोलते हैं। और इसके ज़रिए क्या किया गया, टर्की में ना एक ये हमेशा से रूल रहा था कि पैगंबर के बाद जो इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है, कौन होता है? खलीफा होता है। तो ये खलीफा ना 1500 का जो दशक था, जो शताब्दी थी, 15वीं वाली 16वीं शताब्दी जिसको बेसिकली कहेंगे, 1520 का दशक जो था, इस समय पर तुर्की का जो राजा हुआ करता था, जो सुल्तान हुआ करता था, उसे ही खलीफा का पद सौंप दिया गया। मतलब बेसिकली जो तुर्की का सुल्तान होता था वही खलीफा होता था। ठीक है, और खलीफा कौन है? जो इस्लाम है उसका सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता था। और ये जो संधि की गई थी ना, सेव्र की संधि, इसके ज़रिए क्या किया गया, ये खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था। और इसी वजह से जो पूरी दुनिया में मुसलमान थे वो ब्रिटेन के प्रति उनका गुस्सा था, क्योंकि जीतने वाली पार्टीज़ में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ थी। तो ब्रिटेन भी इसमें शामिल था और ब्रिटेन का हमारे यहाँ पर जो साम्राज्य था, उपनिवेशवादी शासन किसका था? ब्रिटेन का था। तो इसीलिए इंडिया के मुस्लिम्स जो थे ना, वो भी ब्रिटेन के प्रति बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा था उस समय। तो इसी गुस्से के चलते ये खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये जो अली ब्रदर्स थे, इन्होंने जनवरी 1919 में एक सम्मेलन किया, एक समिति, खिलाफत समिति जो थी ना उसकी बैठक की, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है, हमें इसका साथ देना चाहिए, अंग्रेज़ों से असहयोग करना चाहिए। और फिर इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई और बाद में जाके कांग्रेस, नेक्स्ट ईयर कांग्रेस ने भी इसको अपना लिया कि ठीक है असहयोग आंदोलन चलाएंगे और खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर चलाएंगे।
ठीक है, तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई हो। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, खिलाफत मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1919 में, ये जो मूवमेंट था, एक मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटेन इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा इन टर्की। तो अगर आपको समझ में आया होगा और ध्यान से सुना होगा तो आप भूलेंगे नहीं अभी चीज़ें कभी भी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो ये हमने पीछे बात की ही पूरी, 1920 में शुरू हुआ था। 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और कांग्रेस ने सहमति दी थी खिलाफत आंदोलन के साथ इसको चलाने की। और इस समय वायसराय ऑफ इंडिया ये कौन था, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई, तो ये घटना हुई थी 1922 में और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन ये वापस ले लिया गया था। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन में जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट जो कर रहे थे उन्होंने चौरी चौरा में स्थित एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। चौरी चौरा जगह कहाँ पर है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसके ज़रिए क्या हुआ था, 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी और 3 सिविलियंस भी इसमें मारे गए थे। और गांधी जी का सिद्धांत सबसे बड़ा क्या है, अहिंसा, है ना, अहिंसा और सत्याग्रह। तो अहिंसा मानते थे वो, और इस घटना में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी, 3 सिविलियंस मारे गए। और इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन, ये वापस ले लिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट का आप देख सकते हैं, करंट अफेयर का एक पॉइंट है, यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड को इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, वही हम जो पीछे बात कर रहे थे लास्ट में, ये कब हुई थी, ये घटना है 9 अगस्त 1925 की। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, ये रिलेटेड है टू द रॉबरी ऑफ अ ट्रेन एट काकोरी प्लेस नियर लखनऊ यूपी। इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन लूट ली गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। काकोरी जगह पर एक ट्रेन को रोका गया और उसको लूट लिया गया। कब हुआ ये, 9 अगस्त 1925 को। और इसमें यही जो काकोरी ट्रेन डकैती ये जो घटना थी, इसका नाम 9 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर, देखिए डेट सेम है, 9 अगस्त को ही किया गया था, 2021 को इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। इसकी भी डेट याद रखिएगा आप, क्या है, 12 मार्च 1930। और ये जो रिसेंट कारण है ना इस आंदोलन का, ये क्या था, तो ये था कि गांधी जी ने क्या किया था 1930 में, जनवरी 1930 में अंग्रेज़ों के सामने 11 सूत्री मांगे पेश की थी। और उस समय वायसराय कौन था, इरविन था। और ये 11 सूत्री मांगे रखी गई, लेकिन इरविन के द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। और फिर गांधी जी ने एक लाइन बोली थी बहुत फेमस सी, कि मैंने झुककर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिले। और क्योंकि वो अस्वीकृत हो गई थी वो मांगे, और इसीलिए गांधी जी ने फिर इसकी शुरुआत की, 12 मार्च 1930 को शुरुआत की, अपने 78 अनुयायियों के साथ, है ना, 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की। और कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल, 12 मार्च को शुरू किया, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचे, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। और इसमें कितने दिन की जर्नी थी, 24 दिन की ये जर्नी थी। तो ये दांडी मार्च की गई, जिसके तहत नमक कानून तोड़ा गया था देश भर में अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो ये भी है इसमें एक पॉइंट, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहीं पर नमक कानून तोड़ा गया, दिल्ली में भी किया गया था, लेकिन वो एक सिंबलाइज किया गया था। ठीक है, दिल्ली में कोई नमक नहीं बनाया जाता है और ऐसा कोई कोस्टल एरिया नहीं है, लेकिन एक सिंबलाइज करने के लिए देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने ये नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में, जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी के ज़रिए, इसी के कारण जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसे, जो बहुत कुछ होता है ना बताने के लिए, तो ऐसी ही ज़बान फिसलती है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो फिर ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहले वाले को भारत ने या फिर कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि ऑलरेडी उस समय पर आंदोलन शुरू हो गया था। तो कांग्रेस का कहना था हम आंदोलन कर ही रहे हैं, तो हम समझौते के लिए या फिर क्यों जाए सम्मेलन के लिए। तो देखते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी। तो ये लंदन में हुआ था, 12 नवंबर 1930 को ये हुआ था। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था इस कॉन्फ्रेंस को,
और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान मोहम्मद अली, ये सारे पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इनके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस समय भी वायसराय कौन था? इरविन ही था। उसके बाद आगे देखें तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 1931 में हुई थी। ये भी लंदन में ही हुई थी और इस समय जो वायसराय था लिन लिथगो था। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। इसमें क्यों चली गई थी कांग्रेस? इसमें क्यों कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए? तो इसमें इसलिए गए क्योंकि ये जो था ना 1931 में गांधी इरविन समझौता हो चुका था। और ये ना मुझे गलत लग रहा है, लिन लिथगो नहीं था, विलिंगटन आया था, ठीक है। और 1931 में था ये, लेकिन गांधी इरविन मतलब इरविन के साथ गांधी जी का समझौता हो चुका था। उसके बाद लगभग अप्रैल मई उस समय पर विलिंगटन दूसरा नया वायसराय बना था भारत का, ठीक है। तो इरविन ने जाने से पहले ही गांधी जी से समझौता किया। गांधी इरविन समझौता जिसे कहते हैं। क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो पूरे देश का लगभग प्रतिनिधित्व करती थी, है ना। और अगर वही शामिल नहीं हो रही है, जो ब्रिटिश सरकार जो प्रयास कर रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ही उसमें शामिल नहीं हो रही है, तो वो सारे प्रयास फेल हो जाएंगे, चाहे कितने भी लोग बाकी आ जाएं। तो इसीलिए ये जो समझौता था ये करना ज़रूरी था। इसीलिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेस ने माना कि ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। और कांग्रेस की तरफ से अकेले गांधी जी उसमें गए थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में। और इरविन के जाने के बाद नया वायसराय कौन आया? लिन लिथगो नहीं आया, विलिंगटन आया, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी गए और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना और अम्बेडकर ये लोग भी गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुई थी? 1932 में लंदन में हुई। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, इनको कुछ खास मिला नहीं उसमें, और कुछ ऐसे खास वादे नहीं किए गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। उन्होंने बस ऐसा दिखावे के लिए कॉन्फ्रेंस टाइप रखी थी कि देखो हम सब मिलकर एक ही टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं भारतीयों के साथ, ठीक है। तो खाली हाथ वापस आए गांधी जी। फिर जो नया जो वायसराय था विलिंगटन, उसकी नीतियाँ भी कुछ दमनकारी थी। तो इसके चलते वापस आकर गांधी जी ने जब कुछ हाथ लगाई तो वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। और क्योंकि विलिंगटन था, उसकी नीतियाँ दमनकारी थी, तो उसने इस आंदोलन को भी दबाना शुरू कर दिया। और आगे जाकर कांग्रेस को तो एक तरह से बैन ही कर दिया गया। और अगर कोई पार्टी बैन कर दी गई है तो फिर वो कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसके बारे में हमने बात की। यह हुआ था 1931 में। डिटेल्स देखें तो कब? 5 मार्च 1931 को, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन। ये पूरी स्टोरी अभी मैंने बताई आपको। ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था बिटवीन महात्मा गांधी एंड द देन वायसराय इरविन, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और इसमें कुछ ऐसे आश्वासन सरकार की तरफ से, इरविन की तरफ से दिए गए थे और कुछ आश्वासन कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, जिसमें से एक था कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसकी भी पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देख लीजिए कब हुआ था। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट बिटवीन भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी इन यरवदा सेंट्रल जेल इन पुणे, ठीक है। ये तो हो गया इतना सा। अभी स्टोरी अगर आपको जाननी है तो वो सुनिए। अभी क्या हुआ 1932 में, 1932 में एक योजना आई, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसका नाम था मैकडोनाल्ड अवार्ड। इसे मैकडोनाल्ड योजना भी कहते हैं। मैकडोनाल्ड क्या है? तो ये बर्गर वाला नहीं है, बल्कि रामजे मैकडोनाल्ड है, जो कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश पीएम था। अच्छा, पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ना, उस समय चर्चिल ब्रिटेन का पीएम था। और चर्चिल के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन कही गई थी गांधी जी के लिए। बेसिकली वो इंडियंस को बहुत हीन दृष्टि से देखता था, एंड सो एज गांधी जी। तो इसलिए उसने कहा, वो बिल्कुल खुश नहीं था जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, क्योंकि गांधी जी बहुत सिंपल तरीके से रहते थे, है ना। और जो वायसराय था उस समय एक तरह से भारत में राजा की तरह वो रहता था,
और जैसे अभी भारत का प्रेसिडेंट है वही एक स्थिति होती थी वायसराय की। तो गांधी जी जब मिलने गए और वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे, तो उसने अधनंगा फ़कीर कहकर गांधी जी को संबोधित किया और बोला कि इतने बड़े पद से वायसराय से मिलने के लिए एक अधनंगा फ़कीर गया है, और दोनों ने बराबर में बैठ के एक समझौता किया। तो बहुत गुस्सा था इस चीज़ से चर्चिल। खैर वो बस एक स्टोरी थी। पूना पैक्ट पर आते हैं। तो इस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड आया, जिसमें क्या कुछ प्रोविजंस किए गए थे, जैसे कि पृथक निर्वाचक मंडल जो था वो दलितों के लिए भी एक्सपैंड कर दिया गया। पहले से मुसलमानों, सिखों, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस या फिर भारतीय ईसाई, इन लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था। लेकिन अभी 1932 में दलितों के लिए भी लाया गया और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात की गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी गांधी जी ने ये सोचा कि अभी हिंदू समाज को अलग करना चाहते हैं। हालांकि अंबेडकर जो थे इसके समर्थक थे कि ठीक है, इसी से दलितों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, इससे जो अस्पृश्यता का मुद्दा है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा और ज़्यादा असमानता और विषमता बढ़ेगी देश के अंदर। तो इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उस समय वो यरवदा जेल में थे, वहीं पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और दबाव में आकर फिर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया, पूना समझौता किया। और इसमें अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, वो ये मैकडोनाल्ड अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे, और साथ ही गांधी जी ने भी बोला कि दलितों के लिए आरक्षित सीटें दी जाएंगी। ठीक है, आरक्षित सीटें जो थी पहले से उनमें उनको बढ़ाया जाएगा, और साथ ही सरकारी नौकरियों में भी दलितों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 में, 1942 में। डेट याद रख सकते हैं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने शुरू किया था। इसका गोल था टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो का। इस मूवमेंट को जाना जाता है अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी। नेक्स्ट आते हैं माउंटबेटन योजना का संबंध किस वर्ष से है? माउंटबेटन प्लान ये कब आया था? 1947 में आया था। माउंटबेटन लास्ट वायसराय था जिसने पार्टीशन ऑफ इंडिया को अनाउंस किया था। कब आया था ये? 3 जून 1947 को। इसी के ज़रिए भारत का पार्टीशन हुआ था। 3 जून को आया था, इसलिए इसे 3 जून प्लान भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और साथ ही में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का डिवीज़न हुआ, डिवाइड हुआ। और रेड क्लिफ लाइन ये किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सर रेड क्लिफ को बुलाया गया था भारत में ताकि वो डिवीज़न के लिए जो सीमा है उसको निर्धारित करे। माउंटबेटन ये लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। भूदान आंदोलन कब हुआ था? भूदान मूवमेंट ये हुआ था 1951 आज़ादी के बाद। किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा 1951 में, और ये एक वॉलेंट्री लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। क्योंकि क्या समस्या थी लैंड रिफॉर्म की, है ना? लैंड जो है अस्पष्ट तरीके से बटा हुआ था, असमान रूप से बटा हुआ था, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। तो विनोबा भावे ने ये शुरू किया था, एक वॉलेंट्री एक मूवमेंट शुरू किया था कि जिसके पास ज़्यादा लैंड है और उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद से आगे आकर लैंड को दान कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिनको उनकी ज़रूरत है। और लैंड रिफॉर्म्स में आपने पढ़ा होगा, आज़ादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे अनौपचारिक रूप में ये किया गया था, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं रहे थे। क्योंकि क्या हुआ था, कई लोगों ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती में भूदान किया था, करना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया और उन्होंने किया, फिर बाद में वापस उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं मान सकते, पर एक ये भी याद रख सकते हैं। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से किसने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर द्वारकानाथ टैगोर। और इसी के साथ ये वीडियो ये ख़त्म होती है। आई होप पसंद आई हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।